नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर होगी नजर। जहां एक तरफ न्याय को आसान बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं पर दिया जा रहा है बढ़ावा, वहीं बताएंगे आपको कि देश में क्या है कोयले की स्थिति। जानेंगे किसने संभाला सेनाध्यक्ष का पदभार और क्या होंगे अगले बड़े फैसले। साथ ही बताएंगे कि उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव का असर क्या है। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री का आह्वान। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में संबोधन। न्याय को आसान बनाने के लिए पुराने कानूनों को निरस्त करने की भी अपील। कर्तव्यों का पालन करते समय लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखने की चीफ जस्टिस एनवी रमन की नसीहत। अदालतों में महत्वहीन याचिकाएं दाखिल किए जाने पर जताई चिंता। कहा, जनहित याचिका की अवधारणा अब निजी हित में हुई तब्दील। बढ़ती मांग के बीच अप्रैल में कोयला उत्पादन 27% बढ़ा। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा, देश में कोयले का पर्याप्त भंडार। रेल सेवा केवल उन मार्गों पर रद्द की गई जहां कम यात्री। अप्रैल में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में ज्यादातर इलाकों में पारा 44 के पार। अगले 2 दिनों तक पश्चिमोत्तर और पूर्वी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी। दक्षिण और पूर्वी हिस्से में रूसी बलों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटे यूक्रेनी सैनिक। राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूसी बमबारी जारी। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, यूक्रेन से 10 लाख लोगों को निकाला गया सुरक्षित। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वे 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे 50 वैश्विक व्यवसायियों से भी बातचीत करेंगे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमेरिका की विमानन क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुखों से भारत में उड्डयन उद्योग के साथ सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद की ओर से आयोजित राउंड टेबल बैठक में भारत में क्षेत्रीय संपर्क और शहरी विमान परिवहन के क्षेत्र में उभरते अवसरों पर चर्चा हुई है। सीबीआई ने डीएचएफएल, येस बैंक भ्रष्टाचार मामले में मुंबई और पुणे में अश्विनी भोंसले, शाहिद बलवा और विनोद गोयनका समेत कुछ चर्चित बिल्डरों से संबंधित 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी को ऐसा अंदेशा है कि येस बैंक डीएचएफएल ऋण मामले में शामिल अवैध धन को खपाने के इन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत ने हूती विद्रोहियों की हिरासत में 7 भारतीय नाविकों समेत विदेशी नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया है। सभी 14 लोगों को ओमान रॉयल एयरफोर्स के विमान से मस्कट ले जाया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारतीय छात्रों को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं लेने की सलाह दी है। नोटिस में कहा गया है कि कोई छात्र जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है, वे एफएमजीआई या भारत में रोजगार पाने के पात्र नहीं होंगे। इससे पहले यूजीसी और एआईटीसी ने ऐसी ही एडवाइजरी जारी की थी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। मुंबई में गिरफ्तारी के बाद दोनों 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। कनाडा के ओटावा में कोविड पाबंदियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का पुलिस से आमना सामना हुआ। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोलिंग थंडर नामक रैली के दौरान कुछ ट्रक पार्लियामेंट हिल की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। घटना के वक्त यहां रमजान के आखिरी शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए सैकड़ों लोग एकत्रित हुए थे और खलीफा आगा गुलजान मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। ऐसे में हताहतों की संख्या में वृद्धि होने की आशंका है। पूर्व अफ्रीकी देश सेशेल्स ने ग्रीन हाउस गैसों के डाटा एकत्रित करने के लिए अपना पहला वायुमंडलीय गुब्बारा उपग्रह लॉन्च किया है। एक गुब्बारा उपग्रह को निकट अंतरिक्ष में हल्के प्रयोगों को लिए जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
उपग्रह समुद्र तल से 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई से डाटा कलेक्ट करेगा, जिसके बाद में विश्लेषण किया जाएगा। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में सिंधु ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे इस लय को जारी नहीं रख सकी और सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय और दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी यामागुची से 21-13, 19-21 और 16-21 से हार गई। ये इस टूर्नामेंट में सिंधु का दूसरा पदक है। उन्होंने 2014 में गिमचियोन चरण में भी कांस्य पदक जीता था। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा है कि इससे न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास और बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इससे न केवल आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे इससे अधिक जुड़ाव भी महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से न्याय प्रदान करने का आसान बनाने के लिए पुराने कानूनों को निरस्त करने का भी अपील की। बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। वहीं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा है कि संविधान राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है और अपने कर्तव्य का पालन करते समय लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में कहा कि न्याय के निर्देशों के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर निष्क्रियता दिखाना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब यह निजी हित याचिका बन गई है और निजी मामले को निपटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कानून और संविधान का पालन करना सुशासन की कुंजी है। Another important aspect of Indianization is inclusivity. The judiciary, as well as every other institution of our democracy, must mirror the social and geographical diversity of the country. I am receiving many representations for introducing local languages in the proceedings before the High Court. I think the time has come now to revisit the demand and take to its logical conclusion. और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, अभी हम प्रधान न्यायाधीश की बात भी सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों का जुड़ाव उसमें होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि अब अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्याय को आसान बनाने के लिए पुराने कानूनों को निरस्त करने की भी बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस तमाम मुद्दे पर? कितना ज़रूरी है ये और कितना बड़ा कदम है ये हमारे देश के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे दीक्षा, ये जो 2 दिनों का कार्यक्रम हुआ, आज चीफ मिनिस्टर और हाई कोर्ट के जजेज के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू, यह जो सम्मेलन था आज था। उसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हाई कोर्ट के जजों की भी एक बैठक थी। तो निश्चित तौर पे यह जो आयोजन हुआ है, यह आयोजन एक कह सकते हैं कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसके बीच में संवाद बढ़ाने और एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की समस्याओं को समझने और यहाँ तक कि जो आधारभूत संरचना है न्यायपालिका का, जो छोटे जो अदालतें हैं, उन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिहाज से ये किया गया है। 6 साल के बाद ये सम्मेलन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कई सारे मुद्दे उठे हैं और इसमें एक यह भी मुद्दा उठा है जिसमें कि लोकल लैंग्वेजेज के बारे में एक मुद्दा उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी इस बात की चर्चा की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा। तो निश्चित तौर पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नियमावली है, उस नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका लैंग्वेज, आधिकारिक लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगा।
लेकिन अगर अनुरोध कोई वकील करे तो उसके या कोई मुवक्किल करे तो उसको स्थानीय भाषा में भी बहस करने और उस तरह के जजमेंट पाने का अधिकार होता है। लेकिन आमतौर पे प्रैक्टिस में होता यही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य भाषा होती है वो अंग्रेजी होती है। वहीं कई वकीलों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे यह एक नियमावली है जिसका पालन सभी करते हैं और इससे एक फायदा भी होता है कि वो चाहे तमिलनाडु हो या बंगाल हो, सभी जगह एक लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका में जो केसों की संख्या बढ़ रही है और खास करके गरीब लोगों के खिलाफ मुकदमे बढ़ रहे हैं, 3.5 लाख प्रिजनर्स अभी जेलों में हैं, तो उन सारे लोगों को समुचित न्याय दिलाने के लिए जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनसे जोड़ना एक आवश्यक माना जाता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी संकेत दिया कि उसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो गरीब हैं, गांव के लोग हैं और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे कस्बों के मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको कि लोकल लैंग्वेज में अगर न्याय मिलेगा, लोकल लैंग्वेज में समझने की स्थिति बनेगी, तो वे अपने केस को अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं, अपने वकील को भी समझा सकते हैं और जो जस्टिस होगा उस जस्टिस को भी ठीक तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात ये होगी अखिलेश की जब कोई केस चल रहा होगा तो अमूमन लोग नहीं समझ पाते थे कि क्या कार्यवाही हो रही है, अब लोग उससे जुड़ पाएंगे और बेहतर समझ पाएंगे। तो वाकई एक बहुत ही अच्छा कदम है ये, इससे लोग न्यायपालिका के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोयला मंत्रालय ने कहा कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 5 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोलजीन कंपनी के पास 43 लाख मीट्रिक टन कोयला मौजूद है। मंत्रालय के मुताबिक कैप्टिव कोल ब्लॉक्स के पास 23 लाख मीट्रिक टन कोयला है। सरकार ने ताप विद्युत संयंत्र की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में चलने वाली कई यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। ये रेल सेवा केवल उन मार्गों पर रद्द की गई है जहां कम यात्री होते हैं। In UPA's 10 years, after 10 years old, their supply was 566 million ton. Today we are supplying 818 million ton that we are supplying today, coal. And since demand has increased, we are already all concerned departments to power, coal and Ministry of Railways put together. We are trying to expedite the transportation also. जनरल मनोज पांडे ने नए सेनाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। जनरल पांडे 29वें सेना प्रमुख और इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें ये अवसर मिला है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पल्लावाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। अपने 39 साल के कार्यकाल में जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, नियंत्रण रेखा पर एक पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली है। हिंदी समाचार का ये बुलेटिन आज की खबर। इसे आप टेलीविजन के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन संसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। साथ ही संसद टीवी कू, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। Barring Navy, Air Force and Army remain on very high alert all the time, and Army is actually eyeball to eyeball. It is most important for India to actually go from credible deterrence, which we have more or less achieved, to a punitive deterrence. There is no possibility of significant modernization to be carried out because of the large salary and the pension coverage.
the basics, the doctrinal of today, strategy for tomorrow, and how do you do war fighting. The need for giving the younger generation a taste of military life under what they call the Tour of Duty program, and to understand what the implications are for the army and for national security. Watch our special presentations in The Defenders, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को सूर्यकांत बाली की लिखी हुई पुस्तक भारत को समझने की शर्तें भेंट की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन के हांगझाऊ में सितंबर में प्रस्तावित एशियाई खेलों में भारत की भागीदारी पर फैसला कोविड-19 के मामलों से जूझ रहे मेजबान देश चीन से प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही लिया जाएगा। इससे पहले भी चीन में महामारी के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन रद्द किए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में 105 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित देश की पहली ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बीमार व्यक्ति के जीवन बचाने का एक अच्छा अभियान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में बिजली पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने नियमित विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नागपट्टिनम जिले में एक रथ यात्रा के दौरान हुई घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। असम के बारपेटा की अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को महिला कांस्टेबल पर कथित मामले में जमानत दे दी है। जिग्नेश मेवानी ने इस मामले में बीजेपी पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। दक्षिण मिजोरम के सिहाहा जिले में मारा लोगों की 25 सदस्यीय परिषद के चुनाव के लिए 5 मई को मतदान होगा। इस चुनाव में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने सभी 25 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। परिषद में इस समय बीजेपी सत्ता में है और उसने 24 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पंजाब सरकार ने 2 समूहों के बीच झड़प के दिन बाद पटियाला मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से पुलिस महानिरीक्षक पटियाला रेंज, पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया। बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का हिस्सा आंधी के दौरान गिर गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी है। अब तक प्रदेश के धार्मिक स्थलों या अन्य स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए 45,773 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। वहीं 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कराई गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रैफिक पुलिस बैंड बजाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस राष्ट्रभक्ति की धुन बजाकर लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में घोरडी ब्लॉक में दयाधार जंगल में पीछे 4 दिनों से लगी आग अभी भी जारी है। इससे कई पेड़ जलकर राख हो गए हैं। साथ ही आग से आसपास के गांवों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। फिलहाल सेना आग को काबू पाने में जुटी हुई है।
अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान से पूरी तरह उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 दशक से भी अधिक वक्त लग सकता है। आरबीआई की इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि कोरोना महामारी की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 52 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन क्षति हुई है। रिजर्व बैंक की वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट के महामारी के निशान चैप्टर में ऐसा अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक कोविड-19 की बार बार लहरें आने से पैदा हुई चुनौतियों से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने में दिक्कतें आई हैं। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में महामारी की पहली लहर आने से अर्थव्यवस्था में गहरा असर पड़ा था। हालांकि उसके बाद अर्थव्यवस्था ने तेज गति पकड़ ली थी, लेकिन 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही में आई महामारी की दूसरी लहर ने इस पर चोट की। फिर जनवरी 2022 में आई तीसरी लहर ने उबरने की प्रक्रिया को आंशिक रूप से बाधित किया। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा है। इस पर मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अप्रैल बीते 122 साल में सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। पहले ही यूपी, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भीषण गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और 42 या 43 समथिंग इतना गर्मी है अभी। और पानी की बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेना पड़ता है साथ में, तब जाके दिन ख़त्म होता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा होगी गर्मी, 40 प्लस होगी, तो बहुत गर्मी है अभी भी। 45-46 डिग्री पारा रहता है, धूप दोपहर में निकलना दुश्वार है। वहीं पिछले 2 महीने मार्च और अप्रैल देश के मध्य हिस्सों में तापमान सामान्य तापमान से ज्यादा रहा। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सबसे पहले बात श्रीलंका की। श्रीलंका के विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी राजपक्षे परिवार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अगले सप्ताह संसद में बहुमत साबित कर देगी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए 225 सदस्यीय संसद में 113 सांसदों का समर्थन हासिल कर विपक्ष से बहुमत दिखाने को कहा है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों को शामिल करते हुए एक सर्वदलीय सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद इस समय श्रीलंका सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बीच राजपक्षे परिवार पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता ही जा रहा है और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर बीते 22 दिनों से स्थायी रूप से डेरा डाले हुए हैं। कीव पर बमबारी करने को लेकर यूक्रेन ने रूस पर संयुक्त राष्ट्र की अवमानना करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र के नेता के कीव के दौरे के समय रूस ने बमबारी की थी। मारियुपोल के मेयर ने कहा कि शहर के स्टील संयंत्र के भीतर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दक्षिण और पूर्व में आगे बढ़ने के रूसी प्रयासों को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष किया। रूसी सेना यूक्रेन के औद्योगिक डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को ने यूक्रेन से 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला है। सर्गेई लावरोव की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब यूक्रेन ने मॉस्को पर यूक्रेन के लोगों को जबरदस्ती देश से बाहर भेजने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच लगभग हर दिन बातचीत जारी। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि इस संबंध में प्रगति आसान नहीं रही है। सर्गेई लावरोव ने वार्ता को बाधित करने के लिए कीव शासन के पश्चिमी समर्थकों की आक्रामक बयानबाजी और भड़काऊ कार्यवाही को जिम्मेदार ठहराया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नवी मुंबई में प्रवासी पक्षियों के आगमन की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।